हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शाम्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 12th क्लास का पोल साइंस का थर्ड चैप्टर जो नया आया है। जो थर्ड चैप्टर पहले था आपका अमेरिका का वर्चस्व, वो कट चुका है। अब चैप्टर चेंज हो गया है। अब नया चैप्टर ऐड हुआ है 2020 में, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का नया केंद्र। इसका पार्ट 1 करा रहा हूं मैं। इसमें 3 हैं जो पावरफुल कंट्रीज जो कही गई हैं, 3 ग्रुप हैं। एक का नाम यूरोपीय संघ है, दूसरे का नाम आसियान है और तीसरे का नाम ब्रिक्स है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे हम, ब्रिक्स के बारे में। क्या है ब्रिक्स, किस तरीके की बात है इस ग्रुप में, कौन सा समूह है ये ब्रिक्स? आप देख ही रहे हैं, तीनों BRICS, तीनों अलग, पांचों शब्द अलग अलग है। क्या है इन शब्दों में बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ये किसके एब्रीविएशंस है, यानी कि कैसे एक्रोनियम है? B से ब्राजील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है। इन पांचों को मिलाकर ब्रिक्स का नाम दिया गया। अब मैप में आपको बता देता हूँ, मैप में किस तरीके से कहाँ पर है ये। ब्राजील आप देख रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका में। ये जो ब्राजील है आपका नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल आप देख रहे हैं। ये रहा, ये है आपका ब्राजील, राइट। साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, जो अफ्रीका है उसका ये साउथ वाला हिस्सा, ये ब्रिक्स में शामिल है। इंडिया आप देख चुके हैं। चाइना है, ये ग्रीन वाला पूरा प्लेस है। और ये येलो वाला पूरा प्लेस आपको दिख रहा होगा, ये रशिया है। दिखते ही पता लग रहा है कि रशिया का जो क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जो वाणिज्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहन करता है। यानी कि ये वो संगठन है जो पांचों देश मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, राजनीतिक मदद करते हैं, सांस्कृतिक सहयोग देते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। वही संगठन ब्रिक्स कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि ब्रिक्स बना क्यों था, क्या था ऐसी चीजें, क्यों बनाया गया ऐसे? भैया ब्रिक्स बनाने के पीछे कारण था, वर्ल्ड बैंक और IMF दो ऐसी संस्थाएं जो UNO द्वारा बनाई गई है, और इनके ऊपर जो वर्चस्व चलता है वह अमेरिका का चलता है। भैया किसी की चलती नहीं है, अपनी मर्जी से इनको चलाता है, अपनी मर्जी से रूल लागू करता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए इन देशों ने अपने आप का एक समूह बनाया, ताकि हम भी एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की हेल्प करके हम मजबूत बन सकते हैं। इस तरीके से अपना एक संगठन बनाया ताकि अमेरिका को जवाब दे सकें। और यही नहीं, विश्व की बड़ी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच इन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके और भविष्य में सभी विकसित देशों को टक्कर दी जा सके, जैसे कि अमेरिका, ऐसे कई देश जिनको ये टक्कर दे सके, राइट। अब ब्रिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भैया ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है, राइट, ओके। इसकी शुरुआत 2006 में, मतलब शुरू नहीं हुआ था 2006 में, रूस में इसके ऊपर चर्चा हुई थी, प्रस्ताव रखा गया था। जैसे प्रस्ताव रखते हैं ना, वो प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसा कुछ ग्रुप होना चाहिए, और आखिरकार में वही हुआ। 2009 में इस ग्रुप का सम्मेलन हुआ और सब राजी हो गए और संगठन तैयार हो गया। यानी कि 2009 में ये संगठन बन चुका था। लेकिन इसका सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था? एक जिम ओ निल नाम का एक व्यक्ति था। ये ना ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट है। ब्रिटेन, मैं दोबारा बताऊंगा, ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट है। 2001 में ही बोल दिया था, अगर कोई देश अमेरिका को टक्कर देना चाहता है ना, तो ये कुछ देश ऐसे निकल के बाहर आ रहे हैं, जिसमें से नाम लिया था पांचों का। ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया आपका, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इनको अगर मिल जाए तो सच में ये देश अर्थव्यवस्था में मजबूत हो सकते हैं। ये इसने कहा था 2001 में, और वही होना था। लेकिन इसकी संख्या पहले 4 थी, यानी कि ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ है इसमें। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ इसमें, और तब जाके इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। यानी कि 5 देश हो गए इसमें, फिर ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, राइट। इसके बाद चलते हैं, और खासियत क्या है इसकी? भैया रूस को छोड़कर ये सारे देश जो है विकासशील, क्योंकि रूस तो विकसित है। लेकिन अब चाइना भी उभर के शक्ति आ रहा है, बिल्कुल एकदम, ये भी ताकतवर बन चुका है। और खासियत क्या है? दुनिया की 50% आबादी इन्हीं देशों में है। यानी कि ये इतनी ज्यादा जनसंख्या है देशों में कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें 50% इन्हीं के देशों में है। अगर बात करें तो 2 देश तो इसी में है, जो भारत और चाइना, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। तो ब्रिक्स तो हुआ ताकतवर। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो रूस है। अभी मैंने पहले ही आपको मैप में बताया था, पहले आपको मैंने मैप में क्लियर कराया था कि
रूस सबसे बड़ा है, ये देखो क्षेत्र में, राइट, सबसे बड़ा है, मैं आपको बता चुका था ये रूस। और दुनिया के कुल व्यापार का 18% जो है इन्हीं देशों का होता है, बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक ये अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, बिल्कुल, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो कर ही देंगे। फिर जाकर इन देशों ने मिलकर, पांचों ने सोचा कि हम भी एक बैंक बनाएं, क्योंकि भैया आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में तो अमेरिका की चलती है, तो इन्होंने सोचा हम भी एक बैंक बना लेते हैं। तब जाके ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया जिसका नाम था एनडीबी। एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि नव विकास बैंक। ये बैंक जो था 2014 में बनाया गया था। लेकिन इसको सुझाव किसने दिया था? इंडिया ने। इंडिया ने कहा था भाई ऐसा बैंक होना चाहिए, हमें दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मांगना पड़ता है उधार, तो हमारा भी कोई बैंक होना चाहिए। और इस बैंक का जो मेन हेड ऑफिस है वो संघाई में है, जो चीन में है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जैसे ब्रांच होती है, वो साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिणी अफ्रीका में। इस समय जो इसका अध्यक्ष बना हुआ है, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इसका जो अध्यक्ष था वो केवी कामत है, और ये इंडियन है। खुशी की बात तो यही है कि ये इंडियन है, एनडीबी का बैंक का जो अध्यक्ष है। इसकी जो कुल पूंजी है $100 बिलियन है सबकी मिलाकर। लेकिन किस किस का कितना हिस्सा है बता देते हैं। चीन का $41 बिलियन है, यानी $41 बिलियन चीन अकेला हिस्सेदार है। बाकी जो है भारत, ब्राजील और रूस मिलाकर $18 बिलियन देते हैं। और साउथ अफ्रीका का कितना है? $5 बिलियन हिस्सा है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य क्या है, बैंक के कार्य क्या है। भाई ये बैंक करता क्या है? सभी देशों को, सभी मतलब जो मेंबर हैं सभी को नहीं, 5 बंदों को, यानी 5 देशों को ये आसान किस्तों में लोन देता है। इजी, कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, साथ साथ तकनीकी मदद प्रदान करता है। तकनीक आप नहीं खरीद पा रहे हो, मान लो इंडिया को रशिया से कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, वो बहुत कॉस्टली है, तो कैसे खरीदेगा? तो भैया वो बैंक दिलवा देगा, लोन वो करवा देगा। बस इस तरीके से इंडिया पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आराम से तकनीक मिल जाएगी। और ये बैंक सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव भी देता है, बिल्कुल, तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। भैया ब्रिक्स देशों में विश्व की 40% जनसंख्या, जो मैं बता चुका हूँ, 40 से 50 आकी गई है। जीडीपी पूरे विश्व की उसकी 23% है ये। और क्षेत्रफल में बात करें तो इनका क्षेत्रफल पूरे विश्व में 27% है, ब्रिक्स, पूरे ब्रिक्स का मिलाकर, राइट। आगे चलते हैं, ब्रिक्स के मेन उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना प्लीज। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, तो बता देते हैं भैया। यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है, जो यूएनओ का दूसरा अंग है, कि पहला अंग है महापरिषद, दूसरा अंग होता है सुरक्षा परिषद, जो सैनिक जो रक्षा करते हैं विश्व के सभी देशों की, उनमें सुधार करने की बात कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल, कि भैया सुरक्षा परिषद में इतने सदस्य नहीं है जितने महापरिषद में है, राइट, महासभा में, यानी कि। दूसरा पॉइंट आता है आपसी आर्थिक लाभ को सहयोग देंगे, और जो प्रॉफिट होगा ना उसको हम बराबर बराबर देशों में बांटेंगे भी। ऐसे नहीं कि रूस ताकतवर है वही हिस्सा ले ले, जितना बेनिफिट हुआ हम सबको मिलाकर। मान लो रशिया इंडिया में कोई व्यापार करता है, ठीक है, और वहां पे जो बेनिफिट होगा तो वो इंडिया को भी दोगा, यानी कि सारा प्रॉफिट लेके चला जाए, फिर फायदा क्या। तो इसलिए प्रॉफिट का बंटवारा भी करेंगे। और विकासशील देशों को लाभ पाने में सहायता भी करेंगे, जैसे कि इंडिया को, इनको बताएंगे किस तरीके से तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, क्या उनसा बिजनेस करो और क्या कहाँ निवेश करो, ये सारी चीजें बताएंगे। ये ब्रिक्स का मेन उद्देश्य है। ऊपर से व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर वार्ता करेंगे, जैसे कि जलवायु गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ट्रेड गिर रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, उतर रहा है, इसके लिए सुझाव भी देंगे। ओके, विनिर्माण उत्पादकों के निर्यात से संबंधित मुद्दे पर बातचीत करेंगे, यानी कि जो हम इधर से निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके निर्यात में एक दूसरे देश में उससे संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कैसे किसी देश में हम व्यापार करें, कोई दिक्कत ना आए किसी को। मान लो कोई हमारे देश में ही बेचने आ रहा है, तो वो अपनी ऐसी नीतियां कुछ बना रहा है जिससे हमारे देश को दिक्कत आ रही है, तो इन सब मुद्दों पे बात करने के इनके उद्देश्य हैं। अगला, ब्रिक्स समूह भी जो है बिल्कुल एक तरीके से एक सेतु का काम कर रहा है। सेतु मतलब एक बीच की कड़ी है जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में काम कर रहा है, सच में। और इन्होंने WTO में आवेदन किया है कि कृषि नीतियों में कुछ बदलाव लाए जाए, जैसे किसानों के लिए, उन मजदूरों की बेचारों की हालत खराब होती है, तो इन देशों ने मुद्दा रखा है WTO से कि किसानों के लिए भी कुछ ऐसे आदेश निकालो, और इसकी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और एक दूसरे को ये राजनीतिक सहयोग भी देते हैं। कोई अगर कुछ हो जाए पॉलिटिक्स में, तो ये एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अगर कोई कुछ कह दे, मान लो अमेरिका ही कुछ हमें बोलने लग जाए, तो कल को रशिया हमारा सपोर्ट करेगा, और करता भी आया है।
और अगर कोई साझा चुनौती आती है तो आपस में मिलजुल कर सुलझाएंगे। साझा चुनौती का मतलब पांचों देशों में कोई आपदा आ गई, मान लो पांचों में किसी में एकदम से बड़ी बुरी हालत हो गई, तो उसकी हेल्प भी करेंगे, उसको सुलझाएंगे मिलकर। आगे चलते हैं। ब्रिक्स का पूर्ण रूप से सफल ना होने के कारण, ब्रिक्स सफल क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? क्यों नहीं, क्या रीजन है, क्यों सफल नहीं हो पा रहा? आज क्या ऐसे कारण है? तो सबसे पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। बिल्कुल, भारत और चीन के बीच में आज भी कलेश चल रहा है, सीमा विवाद हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं सीमाओं पर वो इंटरफेयर कर रहा है। LAC आप देखा ही होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल जो है आपकी कंट्रोल, उससे कहीं ना कहीं ये पंगेबाजी ले रहा है, अपने रोड बना रहा है जबरदस्ती। तो हमारे विवाद आज भी चल रहे हैं, मैकमोहन रेखा को लेकर, चाहे तिब्बत को लेकर, इन सब को लेकर सीमा विवाद हो रहा है। तो इसी वजह से ब्रिक्स सफल नहीं हो पा रहा है। नेपाल सीमा पर चीन का हस्तक्षेप, बिल्कुल। अब ये नेपाल से दोस्ती कर रहा है और हमने एक हम जो है मानसरोवर जो है कहीं वहां से एक रास्ता हम जो बना रहे हैं, उत्तराखंड से एक रास्ता बना रहे हैं जो मानसरोवर जाता है, पहले नेपाल के रास्ते जाते थे, तब वो रोड बन रहा है। नेपाल को चीन ने भड़काया है कि भारत से बोल कि ये रास्ता तो मेरा है, ये जगह तो मेरी है। और इस तरीके से भारत और नेपाल में बहस हो रही है, यानी कि नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से? चीन की वजह से। चीन सपोर्ट कर रहा है ना उसे, लेकिन वही है, इसी की वजह से हमारी और चीन की थोड़ी सी रंजस हो रही है। POK, ये पाकिस्तान के पास है। POK जो जम्मू कश्मीर के पास में एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था, उस पर चीन क्या कर रहा है? रोड बना रहा है, जबरदस्ती निर्माण कर रहा है। ये गलत हो रहा है। नेपाल को चीन द्वारा भारत के खिलाफ भड़काया जाना, ऊपर से नेपाल को चीन बार बार भड़का रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब आता है ब्रिक्स के सम्मेलन। वैसे इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट इसमें पूछा था, सम्मेलन आपसे ज्यादा पूछा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए सम्मेलन। सबसे पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में हुआ था। पहला पूछ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और रूस के एक देश था जिसका नाम था यकीतरिन, वहां पे हुआ था। और इसमें तब 4 ही मेंबर थे, तब साउथ अफ्रीका नहीं शामिल था, ध्यान रखना, तब ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, बिल्कुल। फिर इसका एक और दूसरा सम्मेलन हुआ जो 15 अप्रैल 2010 में और ब्राजील में हुआ था। ये डेट याद रखना, क्योंकि इसी में ही साउथ अफ्रीका को जोड़ने की बात कही गई थी और साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया था। और तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 में चीन में हुआ था और इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया था, राइट, ब्रिक्स रख दिया गया था। और 12वां सम्मेलन जुलाई 2020 में होएगा, जुलाई में, यानी कि 2020 अब आ गया, जो जुलाई में नेक्स्ट मंथ में होगा और रूस में होगा। लेकिन अब ये कोरोना की वजह से शायद ना हो पाए या डेट एक्सटेंड करनी पड़े, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या पता वीडियो कॉलिंग में हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी आगे जानेंगे सम्मेलन में क्या हुआ, कैसे हुआ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका एक पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ और जो बाकी जो 2 पार्ट रह गए वो अगली वीडियो में आएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना और साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि वो दूसरी जो वीडियो वो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।